हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नॉर्मली मैंने आपकी क्लास पहले है अब बनाई थी, पर पता नहीं एकदम लैपटॉप बंद हो गया। देन उसके बाद में माइक चलना बंद हो गया। पिछले 2 घंटे से परेशान हूं, पर चिंता नहीं करते। 1 बजे अभी आपके सामने, अब आपको समय दिख रहा होगा, 2 बज के 48 मिनट हो चुके हैं। कुछ अच्छा भी नहीं फील कर रहा हूं मैं। मेरे को ऐसा हो रखा है, पता नहीं क्या ही हो गया। इसलिए आधे एक घंटे की क्लास लगाएंगे अपने नॉर्मली, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कम से कम नहीं तो अपनी कितने टाइम की क्लास थी वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। आधे घंटे की थी, पर ऑडियो के चलते फिर वही बात है, कोई मजा नहीं आता उस चीज को पढ़ने में। तो इसलिए अपने नए एंड से स्टार्ट करते हैं। तो सीधा टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। कम ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। ये सभी मैंने इतना इतना कुछ आपको पढ़ा दिया था पहले। मैं वैसे दिखाऊं तो मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया इस चीज को। ठीक है, मैं इसको लिख के ही रखूंगा, मैं नहीं चेंज करूंगा। ठीक है, उस चीज में मैं समय भी बर्बाद नहीं करूंगा। इस चीज को लिखते हुए ही मैं समझा देता हूँ। अच्छी बात है, पहले लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। अपने कूलिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो कूलिंग सिस्टम में दो अपनों ने पढ़ लिया था, डायरेक्ट और थर्मोसाइफन सिस्टम अपनों ने पढ़ लिया था। ऑडियो सभी को ठीक आ रही होगी, आई होप। मैं मेरा बस दिमाग की ना चक्री घूम रखी है, पता नहीं क्या ये सडनली कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता है, हमेशा। कि सॉफ्टवेयर पे अभी जिम्मेदार मतलब निर्भर हूं मैं, इस कारण से हार्डवेयर पे नहीं हूं, क्योंकि माइक वगैरह चल नहीं रहा। अब जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं मेरे पास पर्सनली, तो एक माइक मंगवाऊंगा जिसमें यूएसबी टाइप होता है ना, यूएसबी वाला मंगवाऊंगा। क्योंकि जो जैक होता है माइक वाला वो तो खराब हो चुका है, तो यूएसबी अभी चल रही है, तो अभी वो मंगवा के चेक करके देखूंगा कि किस प्रकार से चलता है। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, फोर्स सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। आपको देखते सार एक बात समझ आ रही होगी क्या। इंजन है, इंजन से गर्म पानी निकलेगा, थर्मोस्टेट वाल्व वैसे इसको कहते हैं, थर्मोस्टेट वॉल्व से होता हुआ वो रेडिएटर में जाएगा। रेडिएटर में फैन लगा हुआ रहता है, और फैन के द्वारा क्या होता है, रेडिएटर का जो पानी होता है वो ठंडा किया जाता है, और यहां पर पंप के द्वारा इंजन में पानी को भेजा जाता है वाटर जैकेट तक। सेंट्रीफ्यूगल पंप या अप केंद्रीय पंप इसको कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप या अप केंद्रीय पंप। कुछ बातें सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो। जब लिख ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जो लिख रखा है मैं वही वही सुनाता हूँ। मैंने पहले भी पिछली क्लास में जो अभी खराब हो चुकी है उसमें भी आपको यही बताया था। मैं इसीलिए हमेशा ऑडियो चेक करता रहता हूँ। मुझे बहुत क्या ही बताऊं अब आप लोगों को। कोई बात नहीं, जैसे मेरे पास पैसे होते हैं तब मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं यार। अब क्या इलाज, हम जुगाड़ पे चल रहे हैं अपने। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कर वाटर जैकेट तक फ्लूइड या वाटर को पहुंचाया जाता है, तथा फिर रेडिएटर में भेजकर ठंडा करके वापस से यूज करते हैं। ठीक है, रीयूज ऑफ वाटर होता है, ध्यान में रखना। इंजन में गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में रेडिएटर में पहुंचा, पंखे के द्वारा पंखे के द्वारा रेडिएटर में जो पानी होता है उसको ठंडा किया जाता है, और वो पंप के द्वारा इंजन में पहुंचा दिया जाता है। पंप को चलाया जाता है क्रैंक शाफ्ट की मदद से, ये बात ध्यान में रखना। और फैन को चलाया जाता है पंप की मदद से, इस बात को ध्यान में रखना। इंजन सबको पता लग गया, रेडिएटर सभी को पता होता है। ये वो कूलिंग सिस्टम है जो अपने नॉर्मली हमेशा, जो हर एक इंसान जिस कूलिंग सिस्टम के बारे में जानता है, ये वो वाला कूलिंग सिस्टम है अपने लिए। रेडिएटर वगैरह आप सोच रहे होगे यार, रेडिएटर वगैरह नहीं आया, बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा। आपको चल रही है थर्मोस्टेट वॉल्व, एक नाम जो आप लोगों को शायद तक नहीं पता होगा, बाकी आप सभी चीजों के बारे में जानते होंगे। थर्मोस्टेट वॉल्व क्या होता है, एक ऐसा वाल्व होता है जो टेम्परेचर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब किस तरह से मैं वो बात बताऊं आपको। जैसे ही फ्लूइड का या पानी का इंजन के अंदर जो बह रहा है उसका टेम्परेचर
80 से 85 डिग्री सेल्सियस मैं प्रॉपर आपको दूं तो 80 से 85 हाई के लिए होता है, स्टैंडर्ड के लिए मतलब आप 70 से 75 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य थर्मोस्टेट वोल्व के लिए जब उस पानी का टेम्परेचर पहुंच जाता है तब ये वोल्व ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद में रेडिएटर में जो गर्म पानी है वो चला जाता है और पंखे के द्वारा उसको ठंडा कर दिया जाता है। दूसरी बात जो आपको अभी तक नहीं पता होगी या हो सकता है पता हो, आपको ये बात तो पता है कि फैन का यूज करके अपने रेडिएटर में जो पानी होता है, रेडिएटर की फिन्स में जो पानी होता है उसको ठंडा करते हैं। परंतु फैन का एक यूज और भी है कि इंजन का जो आउटर सरफेस है, जो बाह्य सतह है, जो बाहर वाली सतह है, उसमें फैन के द्वारा उसको भी क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है ताकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो सके। इतनी बात आप समझ गए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मैंने आगे लिखी थी, फैन को इंजन द्वारा तथा रेडिएटर फैन पंप को इंजन द्वारा तथा रेडिएटर फैन को पुली पंप द्वारा चलाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, इंजन या क्रैंक शाफ्ट। ठीक, आगे डिस्कस करूं वाटर पंप के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है किस प्रकार का यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप का यूज किया जाता है। थोड़ा सा यार आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना, तो मुझे वापस से लिखना पड़ेगा, और आपको पता है मूड ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा उस चीज को देख लेना। सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप का यूज करते हैं। बेल्ट ड्राइव से पंप को क्रैंकशाफ्ट या इंजन के द्वारा चलाया जाता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। और बात सुनो, जो भी अपने पीछे देखें भी कि रेडिएटर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वास्तविकता में तो ये इस प्रकार से यहां से एक पाइप निकलती है जो पंप में जाती है, तो रेडिएटर के नीचे या तले से पंप का सक्शन वाला या चूसन वाला हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, वही बात मैंने आगे लिखी है। रेडिएटर का तला कनेक्ट होता है पंप के सक्शन साइड पर। ठीक है, यही बात मैं नॉर्मल एक बात बोली है, कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं बोली। रेडिएटर फैन की बात करूं, द फैन इज जनरली माउंटेड ऑन द वाटर पंप पुली। मैंने वही बात आपको पहले भी बताई है कि जो ये फैन है वो जनरली माउंटेड होता है अपने इस तरह से कुछ कर, है ना, पीछे वाला दिख रहा है क्या? तो जो फैन है वो जनरली माउंटेड होता है किस पे, वाटर पंप की पुली पे। अच्छा, दो बातें सुनो, सुनना, सिर्फ लिखना मत। मैंने वैसे छोटा करके लिख दिया पर बड़ा सुन लो आप। यह एटमॉस्फेरिक एयर को रेडिएटर पर फेंकता है जिससे रेडिएटर की हॉट वाटर को कूल करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या करता है फैन, एटमॉस्फेरिक एयर को रेडिएटर पर फेंकता है जिससे रेडिएटर की जो गर्म पानी को ठंडा करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तथा या सेकंड पॉइंट आप सुनो, यह इंजन की, मैंने लिख रखा है तो प्रॉपर एक आपको लैंग्वेज में सुनाना चाहता हूं, वैसे मैंने आपको समझा दिया पहले ये बात। यह इंजन की आउटर सरफेस पर भी एयर फेंकता है, मतलब बाह्य सतह पर भी एयर फेंकता है। कौन, फैन, जिससे इंजन पार्ट्स की गर्मी कम होती है और एंटायर कूलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मैंने उस चीज को छोटा करके लिख दिया, यह एटमॉस्फेरिक एयर को रेडिएटर और इंजन की आउटर सरफेस पर फेंकता है जिससे दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल से एक बात की है मैंने। अभी रेडिएटर के बारे में बात चल ही रही थी, ठीक है, तो एकदम सडनली, मतलब क्या हुआ, सडनली पूरा लैपटॉप बंद। मैंने कहा यार ये अच्छा प्रॉब्लम होगी, मुझे लगा चलो चार्ज नहीं होगा। जैसे ही चार्ज लगा के स्टार्ट किया, माइक वाला सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। मैं क्या, ये लो टांगे गए। रेडिएटर, रेडिएटर के बारे में डिस्कस करते हैं। रेडिएटर का सबसे पहला कार्य क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। रेडिएटर क्या काम करता है, रेडिएटर, द पर्पज ऑफ रेडिएटर इज टू कूल डाउन द वाटर रिसीव फ्रॉम द इंजन। मतलब क्या होता है, रेडिएटर का ये काम होता है कि वो क्या करता है, वाटर को कूल डाउन करने के काम में आता है। कौन सा पानी, जो इंजन के द्वारा भेजा जा रहा है, इंजन से आ रहा है। अपने अगर देखें, शायद ये है ना, अरे मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं क्या आपको,
हाँ, ये तो वैसे मैंने आपको बना दिया है, इसमें कोई मतलब आपको लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो सिलेंडर आ गया, वॉल्स वगैरह का आ गया, ये पूरी वाटर जैकेट। आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं साथ की से समझाता हुआ चलता हूँ। वाटर पंप दे दिया, यहाँ पर ये पूरे जैकेट्स वगैरह आ गए, यहाँ पर ठीक है। थर्मोस्टेट वॉल्व आ गया, उससे होता हुआ टैंक का हेडर, ये रेडिएटर हो गया, और यहाँ पर बॉटम पार्ट आ गया, ये अपर टैंक आ गया, और यहाँ पर क्या होता है, ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे, और इस चीज को मैं इरेज भी कर दूंगा, क्योंकि यह रख देता हूं। चलो मैं आपके लिए एक पिक्चर रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इस चीज को रख देता हूं, आगे चल के अपने और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, रेडिएटर के बारे में बात कर लेते हैं। रेडिएटर, ठीक है। हाँ, द मेन पर्पज ऑफ रेडिएटर इज टू कूल डाउन द वाटर रिसीव फ्रॉम द इंजन। क्या मेन जो उसका कार्य क्या है रेडिएटर का, जो इंजन के द्वारा पानी भेजा जा रहा है उसको ठंडा करना। ठीक है, क्या कार्य है, इंजन के द्वारा भेजे गए गर्म पानी को ठंडा करना। ठीक है, सबसे मतलब मेन कार्य है, इस चीज का ध्यान में रखोगे। अब अपने बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ रेडिएटर के बारे में। मैंने शायद उस चीज की फोटो नहीं रखी है, मुझे वो फोटो दिख नहीं रही है। यहाँ पर ये होगी फिन्स की फोटो होगी, फिर एयर कूल्ड सिस्टम की, थर्मोस्टेट वॉल्व हो गया, इवेपोरेटर हो गया, यहाँ पर भी इवेपोरेटर सिस्टम आ गया। तो नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है मुझे। 3 मेन पार्ट्स, वैसे इसमें ना फोटो की जरूरत नहीं है। 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहला अपर टैंक, अपर टैंक, ठीक है। अपर टैंक में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। जहां से रेडिएटर में फ्यूल डाला जाता है, इस जगह मतलब इस जगह पर जो फ्यूल होता है उसमें जो डस्ट वगैरह, जो फ्लूइड होता है, फ्यूल नहीं सॉरी, जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, उसका डस्ट उसको फिल्टर भी किया जाता है कि किसी प्रकार का उसमें डस्ट वगैरह ना हो। ठीक है, टैंक क्या है, जहां से रेडिएटर में फ्लूइड डाला जाता है, इसी जगह फ्लूइड में डस्ट, मैं ना जल्दबाजी बहुत करने लग गया हूँ, कोई बात नहीं। फ्लूइड में डस्ट को फिल्टर करते हैं, इस बात को ध्यान में रखोगे। सेकंड पार्ट होता है अपने पास, सेकंड इज लोअर टैंक, लोअर टैंक, ठीक है। लोअर टैंक के बारे में डिस्कस करूं, जहां से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, कुछ भी नहीं है, जहां से फ्लूइड क्या है बाहर निकलता है, उस टैंक को अपनी क्या कहते हैं, लोअर टैंक कहते हैं। जहां से फ्लूइड बाहर निकलता है, एक बात और भी याद रखना, कोई मतलब ऐसी कॉमन सेंस वाली बात है कि यहीं पर इस टैंक के अंदर ही ठंडा फ्लूइड को अपने क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, थर्ड पॉइंट, ट्यूब्स के ऊपर आते हैं कि रेडिएटर के अंदर ट्यूब्स होती हैं, ये सबको पता है, जिसके अंदर जो पानी है उसको फ्लो करवाया जाता है, उसको बहाया जाता है, और फैन उसी ट्यूब के ऊपर ही एटमॉस्फेरिक एयर को डालता है। मैं ऑडियो चेक कर लूं, मेरा सबसे बड़ा मेरा दिमाग ही ना बस आज तो हैंग ही कर दिया था इसने। वैसे चिंता नहीं की थी मैंने, पर ऐसे हो जाता है कि मतलब मेरे को ये नहीं था कि मैं खराब हो गया, हाँ मैं कहा चलो खराब हो गया, मैं बढ़िया बैठ के अपना बिस्कुट वगैरह खाने लग गया, थोड़ा पेट भर लिया,
यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी कैसे सही करूं, अपने आप सही हो गया। मैं कहा ठीक है, बस अपने को क्या परवाह है। पर ऐसा होता है ना कि सडनली ऐसी चीज होती है, टेंशन नहीं है। मैं कभी भी मतलब सीरियसली लेता हूँ इन चीजों को। बट अभी मैं थोड़ा सा सोच में हूँ कि मेरे फ्यूचर में यदि ऐसा मेजर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, आज वाली भी मेजर प्रॉब्लम थी कि एकदम सडनली बंद हो गया लैपटॉप कि ऑडियो की, फिर मैं क्या करूंगा। बस उस चीज की मैं सोच के थोड़ा सा परेशान होता हूँ। अदरवाइज मुझे ये टेंशन नहीं है, मैंने अपने दिमाग को इतना कंट्रोल कर रखा है कि सडनली कुछ हो जाए तो मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं तो बस ऐसे डांस वगैरह करने लग जाता हूँ। ठीक है, चल मोड़ होना है, हो गया। अब उसकी सोल्यूशन ढूंढने बैठो। यदि आप ये चीज ढूंढने, ये इस चीज को लेके बैठ के यार ये हो गया, तब आप महामूर्ख इंसान हो। आप उस चीज का सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्या होता है, सिंपल सी बात बताऊं, रेडिएटर के अंदर बहुत सारे संख्या में ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, जिसके द्वारा क्या है, जिसके ऊपर फिन्स भी लगी हुई होती है। मतलब पतली पतली फिन्स लगी हुई होती हैं। किस प्रकार से मैं समझाना चाहूँ आपको, इस तरह के, इस तरह से फिन्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से फिन्स लगी हुई होती हैं। इस चीज को ध्यान में रखोगे, किसके ऊपर, ट्यूब से, ट्यूब्स के ऊपर। और ट्यूब किस मटेरियल का होता है, तो ब्रास का होता है। कई बार अपने को कॉपर का देखने के लिए भी मिल जाता है। ब्रास को अब हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मैं आपको कल बता दूंगा, मैंने इस चीज को लिखना भूल गया। चलो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं रेडिएटर। रेडिएटर में a large number of circular ब्रांच या फिर कॉपर ट्यूब्स लगी होती है, जिसके ऊपर ब्रांच फिन्स को भी पंच किया रहता है। ठीक है, जो भी आपको समझ लगे, बाकी मेरी हिंदी इतनी बेकार है, किया रहता है। मुझे एक बात नहीं समझ आई, मतलब आप एक बार, मतलब सिचुएशन बताता हूं, कम से कम नहीं तो 4 से 5 नंबर का आपके पास हिंदी टू इंग्लिश आएगा। ठीक है, या इंग्लिश टू हिंदी भी आप इस चीज को कह सकते हो। यदि आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहां पर लैंग्वेज में कैसे नंबर लेके आओगे, मुझे उस चीज का समझ नहीं आ रहा है। अदर बात करें तो 50 नंबर की पूरी प्रॉपर इंग्लिश आएगी, और उसको आप कैसे करोगे। चलो इंग्लिश में आप कहोगे सर ग्रामर है, हम हमें कोई मतलब, हम इस चीज को कर लेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती ना, तब आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते। मैं पक्का गारंटेड कहता हूं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते। साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आप पैसेज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे पैसेज। यदि आपको इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं पता है ना, तब आप बिल्कुल भी पैसेज नहीं कर पाओगे। और ये सब मटेरियल आपका 20 नंबर का आएगा, पक्का है ये 20 नंबर का। जो बातें कह रहा हूं वो ध्यान में रखना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक, अभी मैं थोड़ा जल्दी, अपने थोड़ा सा लंबा ले लेंगे क्लास को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मूड भी ठीक है। एक बार बताता हूं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वगैरह और ये सब कुछ, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको ये सब कुछ पढ़ा सके। ठीक है, डेली करो। जो हिंदी के पर्यायवाची मुहावरे, अनेकार्थ के लिए एक शब्द, ये जो टॉपिक है, और जो इंग्लिश के साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वगैरह है, कंफ्यूजेबल्स वर्ड्स हैं,
इनको डेली पढ़ो। अगर आप डेली पढ़ोगे तभी आप 3 से 4 महीने के अंदर जाके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि कुछ हद तक मुझे आता है, सारा तो किसी को भी नहीं आ सकता, ध्यान में रखना। ब्रास आगे बात करते हैं, ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूं, डेली पढ़ो, जो चीज डेली पढ़ने वाली है उस चीज को मत छोड़ो। ब्रास ट्यूब का मेन डिसएडवांटेज यह है कि इसकी डैमेज पाइप को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। इसकी डैमेज्ड पाइप को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। फटाफट बातें करते चलते हैं अभी अपने। अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएटर, टाइप्स ऑफ रेडिएटर के बारे में। अच्छा हाँ सच, ये प्रश्न अपने 2013 में आया था भाई, ध्यान में रखना। क्या? हाँ ये वाला प्रश्न ना, ये 2013 में ये आया था। इस चीज को ध्यान में रखना और याद रखना इस चीज का। आप इस चीज में सोच सकते हो कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप नॉन टेक्निकल के लिए सोच सकते हो, आप लैंग्वेज के लिए सोच सकते हो, पर आप ये मत सोचना कि टेक्निकल में चेंजेस होंगे बहुत ज्यादा। सेम पैटर्न रहेगा, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। मैं ग्रांटेड कहता हूं 10% आपको जो 2013 का पेपर है ना उससे मिलता जुलता ही आपको डंगा मिलेगा, पक्का। क्योंकि नहीं है, वेरिएशन नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, इस बात को ध्यान में रखो। हाँ मैं मानता हूं इन समय के बीच में ऑटोमोबाइल ने बहुत अपडेट कर लिया है, उस चीज के बारे में मैं मानता हूं। वो सब चीजें बात की बातें हैं, पर बेसिक में कोई भी वेरिएशन नहीं है। आगे चले, ये लो बस, क्या ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडिएटर की बात करता हूं। गिल्ड ट्यूबुलर रेडिएटर, और एक रेडिएटर था अपने पास, मुझे अभी तक इसका नाम नहीं याद हुआ, हनी कॉम्ब और सेलुलर रेडिएटर, है ना। देखो गिल्ड टाइप जो आप ये पहला देख रहे हो, ये बहुत ही पुरानी सदियों से चलता हुआ आ रहा है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। पहली बात, ट्यूबुलर में क्या होता है, कुछ भी नहीं है। आपको यहीं से पता लग रहा होगा कि यहां पर बार बार इसके क्या है, फिन्स लगी हुई है, और इसके अंदर से क्या है, एयर पास होती है, और इनके अंदर ये जो पासेज हैं, इन पासेज के अंदर क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी, आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, एक एक करके अपने समझते ही हैं। चलो लिखते हैं, सिर्फ लिखने वाली बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। गिल्ड ट्यूब रेडिएटर, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही पुराने समय वाला रेडिएटर, आप इसको कह सकते हो। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रेडिएटर। डिप्लोमा वालों के लिए एक बात और, एक चीज माइंड में रखना, बीटेक वाले आपसे एक कदम में आगे होंगे, वो होगा इंग्लिश में, ध्यान में रखना। और आप उनसे एक कदम में यदि आगे होंगे तो वो होंगे हिंदी में, पर वो भी मैं नहीं मानता। वो इस कारण से नहीं मानता मैं कि आपने हिंदी में, चलो ठीक है, आपने अपनी जनरल नॉलेज जितनी भी है वो हिंदी में गेन कर रखी है, पर आपने हिंदी ग्रामर में नहीं गेन की हुई। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। हाँ आप हिंदी के शब्दों को अच्छे से पहचानते, जितना आप पहचानते हैं उतना ही वो बीटेक या इंग्लिश में पढ़ने वाला बच्चा पहचानता है। वहां पर आप में बिल्कुल कोई नॉमिनल 10 या 20% का अंतर होगा कि हिंदी वालों को 10 या 20% मैं मान सकता हूं प्रॉफिट है। परंतु जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में लगे हुए हैं, वो उनको इंग्लिश ग्रामर समझना मतलब महाभारत है।
उनमें आप अंतर मान सकते हो 50% का। इसलिए प्लीज आप इंग्लिश में ज्यादा फोकस कीजिए यदि आप हिंदी मीडियम से, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि आपने इंग्लिश में आज तक पढ़ा नहीं है तो आप उन शब्दों को ही कैसे समझेंगे, कैसे आप एक्टिव पैसिव वॉइस को समझेंगे, किस प्रकार से समझेंगे कि प्रीपोजिशन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है कि किस, फॉर एग्जाम्पल टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी है, हिंदी में अब हम सभी जानते हैं टेबल के ऊपर, इंग्लिश में आपको उस चीज को समझना है, ऑन द टेबल, एट द टेबल, इन द टेबल, किस प्रकार से आप उस चीज को समझोगे। तो आप प्लीज अपना हिंदी पोर्शन अच्छा रखिए अगर इनसे आगे निकलना है तो, क्योंकि टेक्निकल बीटेक वालों की थोड़ी सी अच्छी होती है, इस बात को आप समझना। देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉफिट उनके पास है, ऑब्वियस है, जो सच है वो सच है, उस पर काम करना पड़ेगा। हाँ, जीके में मैं मान सकता हूं हिंदी वाले बच्चे थोड़े से आगे रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जीके को पढ़ना बहुत ही बड़ी महाभारत है। सेम मेरे साथ यही कंडीशन है, मैं पूरी जीके मेरे को हिंदी में ही आती है। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रेडिएटर, छोटे छोटे पॉइंट है वो सब करते जाते हैं। ट्यूब्स के अंदर पानी फ्लो होता है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखना, जो मैंने भी फिन्स वाली बात की है, प्रत्येक ट्यूब के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स और फिन्स प्रेस करी होती है। इस बात को भी आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। आराम से पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी है भी नहीं है, ठीक है। ट्यूबुलर रेडिएटर की बात करूं, फटाफट अपने डिस्कशन करते हैं। आप भी तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद में फिर अपने कल ही स्टार्ट करेंगे। वैसे कल के लिए कुछ बचा नहीं है, खत्म करेंगे, आज ही खत्म करेंगे, नहीं बचा कल के लिए कुछ, आज ही खत्म करेंगे, डन है। क्योंकि मुझे लगा कुछ है आज ही, लिक्विड का ना, प्लीज आप थोड़ी शांति रखनी है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम को आज खत्म कर देंगे। ट्यूबुलर रेडिएटर की बात करता हूं मैं, ठीक है। क्या होता है, ट्यूब्स वगैरह होती हैं, नॉर्मल बेसिक है। गिल्स और ट्यूबुलर में एकमात्र सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि गिल्स के ट्यूब्स जो होते हैं, उस प्रत्येक ट्यूब के ऊपर अलग अलग फिन्स लगी हुई होती हैं। फिन्स के बारे में आपको अगर नहीं पता, प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए, अगली क्लास में अपने एयर कूल सिस्टम पढ़ेंगे, कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे, एयर कूलिंग सिस्टम, तब आपको फिन्स के बारे में मैं पूरा आपको उनके बारे में समझा दूंगा, उनके एंगल्स के बारे में, क्योंकि वो एयर कूल सिस्टम में ज्यादा यूज होते हैं। लिख के खत्म करते हैं। गिल्ड ट्यूब्स, और इसमें एक अंतर है कि ट्यूबुलर में प्रत्येक ट्यूब्स के लिए अलग से फिन्स नहीं लगी रहती। समझ गए इस बात को, कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल सी बातें कर रहा हूं, फालतू की बात कोई कर नहीं रहा। अब मैं बात करता हूं लास्ट वन की, उसके बाद में थर्मोस्टेट वॉल्व की बात करेंगे, और उसके बाद में अपने इवेपोरेटर कूलिंग की बात करेंगे। देन उसके बाद में एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, हाँ यही रह गया, मैं नाम स्किप हो जाता है यार, मैं कोई इतना बड़ा मास्टर नहीं हूं, ठीक है। तो हो जाएगा, अभी 20-25 मिनट में हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है।
एक सेकंड में वापस आ रहा हूँ। सॉरी, वो ना भैया है तो वो एसआई का पेपर देने के लिए जा रहे थे, तो वो मिलने के लिए आए थे। जयपुर है उनका एग्जाम, जयपुर है। तो चलिए डिस्कस कर रहे थे अपने हनी कॉम्ब और सेलुलर रेडिएटर के बारे में। हनी कॉम्ब और सेलुलर रेडिएटर के बारे में। फिगर देखते हैं, फिगर में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहां पर एयर पासेज बने हुए होते हैं, ठीक है, और उस एयर पासेज के चारों तरफ पानी भरा होता है। बात समझ गए हो। दूसरों में अपने ने क्या पढ़ा था कि जो पासेज है उसके अंदर पानी होता है और चारों तरफ एयर को फ्लो करवाया जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें चारों तरफ पानी होता है, पासेज के थ्रू एयर को फ्लो करवाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एयर सेल्स विच आर सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। लिख देता हूं मैं, कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एयर सेल्स, ठीक है। क्या होते हैं, कितना, एक ए लार्ज नंबर ऑफ एयर सेल्स विच आर सराउंडेड बाय वाटर। इतनी बात आप समझ गए। थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में रखते हुए चलना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बातें इसमें यदि बाई चांस एक ट्यूब खराब भी हो जाए, ठीक है, एडवांटेज आप इस चीज को समझ लो इसका। बाई चांस इसमें एक पासेज या एक ट्यूब खराब भी हो जाए, ओवरऑल रेडिएटर की एफिशिएंसी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु दूसरी ओर जो अपनों ने दूसरे टाइप के रेडिएटर पढ़े हैं, उसमें यदि कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसमें रेडिएटर के एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ता है। ये चीज मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि इसमें यदि एक ट्यूब डैमेज हो जाए तो वह उसी ट्यूब पर इफेक्ट करेगा, पहली बात, ना कि पूरे रेडिएटर पर, ठीक है। परंतु 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 ध्यान में रखना, दूसरे टाइप के रेडिएटर में छोटे से डैमेज, मेरी फोटो आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूं साथ के साथ, डैमेज से पूरे रेडिएटर पर इफेक्ट होता है। इस चीज को क्या रखोगे आप, थोड़ा सा दिमाग में स्थिरता से आराम से रखना। ये था रेडिएटर के बारे में। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में, ठीक है। अभी मैंने पहले भी इस बात को समझाया था थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, उस बात को मैं लिख देता हूं। मैंने क्या समझाया था, जिस वक्त एक जो फ्लूइड है, जो जल है, जो पानी है, जो रेडिएटर के अंदर या पूरे कूलिंग सिस्टम के अंदर बह रहा है, जब वो एक मनचाहे, मतलब एक इच्छुक या एक पर्टिकुलर मानो, एक पर्टिकुलर एक निश्चित टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तब ये वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो गर्म पानी है वो रेडिएटर में चला जाएगा और ठंडा पानी इंजन के अंदर चला जाएगा। किस प्रकार से इसका डिजाइन काम करता है वो अपने अभी बात करते हैं। ये सब बातें जो लिखने वाली है वो लिख लो, फटाफट लिखते हैं। यह एक प्रकार का चेक वाल्व
है जो वाटर को गर्म व ठंडे, सॉरी वाटर को नहीं लिखा जाएगा यहां पर, जो जो वाटर के ठंडे गर्म होने पर, वाटर ही आएगा, वाटर जो वाटर के गर्म व ठंडे होने पर ओपन व क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्या ये एक प्रकार का चेक वाल्व है जो वाटर के गर्म व ठंडे होने पर ओपन या क्लोज होता है। जब फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा, वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं जहां से एग्जामिनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें वहां से अपने डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड थर्मोस्टेट आर डिजाइन टू ओपन और फुल्ली ओपन, दो कंडीशन ही होगी। फुल्ली ओपन कब होगा, जब ये 70, पेन नहीं चेंज करेंगे, ओपन कब होगा जब ये 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तथा फुल्ली ओपन कब होगा जब ये 82 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इस बात को ध्यान में रखना, कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं की है। ओपन होना कब चालू होगा, जब 70 डिग्री या 75 डिग्री का वाटर का टेम्परेचर मतलब पहुंच जाएगा, उसके बाद में ओपन होना चालू होगा। और पूरी तरह ओपन कब होगा, जब 82 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। सेकंड अपने बात करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मोस्टेट विद एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करें तो दो ही कंडीशन है, ओपन और एक फुल्ली ओपन। दोनों याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं जहां पर अपने को कुछ चीजें याद करनी पड़े, तो वो है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस, ये होगा 92 डिग्री सेल्सियस तक का होगा। प्रकार की बात करूं, सिर्फ टाइप्स याद कर लेना, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पहला है बिलो टाइप, दूसरा है बाई मेटेलिक टाइप। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बात है वही बता रहा हूं, पैलेट टाइप। ठीक है, फोटो मैं दिखा देता हूं, फोटो भी आपको लगा देता हूं मैं, वैसे फोटो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। थर्मोस्टेट इस प्रकार से वाल्व होता है, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ ऊपर वाल्व लगे रहते हैं, ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन आपको दिखा दी है। आप थोड़ा सा अगर आपको, क्योंकि ये चीजें क्या है ना, आपको पिक्चर देखते हो तो आपको वो चीज माइंड में फिक्स हो जाती है, अदर और कोई भी बात नहीं है। अच्छा, एक अपना कूलिंग सिस्टम रह गया, ये रहा इवेपोरेटिव कूलिंग विद एयर कूल कंडेंसर। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। होता क्या है, सबसे पहले ये देख लो, मैं थोड़ा सा वर्किंग समझा देता हूं, लिखवाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, ध्यान रखना। इवेपोरेटिव कूलिंग विद एयर कूल्ड कंडेंसर है, इसमें वर्किंग, इसमें लिखने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्किंग समझने वाली बात है। पानी, गर्म पानी इधर गया, इधर जाने से क्या होगा, गर्म पानी गया यहां से, ये मतलब अपना क्या था, जहां से पानी को डाला जाएगा वो जगह छोड़ी गई। मैं टेक्निकल अभी अपने रेडिएटर में वो वर्ड पढ़ा भी था, मेरे दिमाग से स्किप हो चुका है वो। अपर टैंक एक प्रकार से कह सकते हो इसको। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर पूरे में पानी भरा रहेगा। ठीक है, कौन सा, गर्म पानी। बिल्कुल आप कहोगे ठीक है सर गर्म पानी है, और ये फिन्स के थ्रू, ठीक है, फिन्स के थ्रू क्या होगा, यहां से एयर आएगी,
ठीक है, एयर कूल्ड ही होगा, एयर कूल्ड कंडेंसर ही यूज करेंगे अपने। ठीक है, एयर के द्वारा इसको क्या फिन्स सॉरी पाइप्स के थ्रू इसको नीचे वाले टैंक में भेज दिया जाएगा ठंडा होने के लिए, और वहां से अपने उठा के इसको कहां भेज देंगे, वहां से अपने उठा के भेज देंगे इसको इसके अंदर इंजन के अंदर भेज देंगे। सिंपल वर्किंग है, कुछ भी समझने समझाने वाली बात नहीं है, यही इसकी बात अपने खत्म भी करेंगे। अब अपने बात करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में अपने बात करते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, मतलब ये कि पानी के अंदर कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलाया जाएगा जिससे वो पानी ठंडा ना हो। मतलब किस प्रकार से आप ठंडा कह रहे हो सर, वो तो गर्म ही हो रहता है। नहीं, जब अपने मैं वही बात कर रहा हूं कि भारत में टेम्परेचर हर एक जगह पे डिफरेंस है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। जब अपने आईसी इंजन या ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हैं वो सिर्फ भारत के लिए पर्टिकुलर नहीं पढ़ रहे हैं, या भारत की बात भी करें तो जब अपने नॉर्थ वाली साइड जाएंगे वहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है। माइनस में होने के कारण यदि अपने सिर्फ पानी का ही यूज करेंगे, उस पानी का यूज करेंगे तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद में पानी तो जम जाता है, तो वहां पर तो रेडिएटर में फ्यूल जो फ्लूइड है या जो पानी है वो बहेगा ही नहीं। उससे बचने के लिए अपने एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं। सबसे पहले अपने ये बात लिखो, पानी के पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी भाषा में लिख दिया, कोई लंबा चौड़ा बात मैंने लिखी नहीं है। हम कुछ केमिकल सॉल्यूशन वाटर में मिलाते हैं। क्या करते हैं हम कुछ केमिकल, बात करूंगा जो कॉमनली यूज होता है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन उसके बारे में। केमिकल सॉल्यूशन क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं। इस बात को भी आप समझेंगे, मिलाते हैं, कोई लंबी जोड़ी राम कहानी नहीं गई। एक बात और भी ध्यान रखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन शुड बी एज हाई एज दैट ऑफ वाटर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में इसको करके समझाता हूं कि बॉइलिंग टेम्परेचर एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का और पानी का दोनों का इक्वल होना चाहिए। कभी ये ना हो, देखो जब भी वो टेम्परेचर मतलब जब भी वो गर्मी खींचेगा पानी, तो ऑब्वियस ही बात है वो भाप में परिवर्तित होगा ही होगा। ये बात आपको पता है, कुछ मात्रा उसकी वेपर में परिवर्तित होगी। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ही कि कभी वो जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली पानी के साथ काम ना कर पाए, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उन सब से बचने के लिए ही इसका टेम्परेचर क्या रखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर रखा जाता है। नॉर्मल सी मतलब एक लाइन लिख लो बस आपके लिए, वो जरूरी है। द बॉइलिंग point of the anti-freeze solution should be as high as that of water। ठीक है, as that of water ध्यान में रखना, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात समझाई है, वन लाइनर समझ के इसको खत्म कर देना।
अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं मटेरियल कॉमनली यूज, है ना, मटेरियल कॉमनली यूज फॉर एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन, मतलब कौन कौन से मटेरियल से एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन बनता है। नाम लिखते रहना, वुड एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है, ग्लिसरीन, एथिलीन, ग्लाइकोल, प्रोपलीन, ग्लाइकोल पूरा नाम होगा, प्रोपलीन ग्लाइकोल, मिक्सचर ऑफ बारिश आने वाली है भाई, एल्कोहल एंड ग्लिसरीन एक्सेट्रा, ठीक है। ये था एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। यहां पर अपना खत्म होता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम के बारे में, और उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे किसके बारे में, उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे वाटर। अच्छा, मैंने ना पूरा पीडीएफ इसको अच्छे से कर ही दिया था। तो इसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में कि किस प्रकार से एयर कूल्ड सिस्टम कार्य करता है। बहुत ही मैंने सोचा नहीं था, वास्तव में बताऊं तो इतनी तेजी से मैं मतलब आपको करवा पाऊंगा। बहुत ही जल्दी से अपने खत्म कर रहे हैं इन बातों को, उन चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि अब आज की क्लास थोड़ी जल्दी इसलिए खत्म हो गई है कि मैंने वो पहले चीजें लिख रखी थी, तो वो आपको फटाफट करवा के साथ ही साथ मैंने खत्म कर दी। आज का टॉपिक यही है, मिलेंगे अपने सोमवार को। 2 क्लासेस की बात, 3 क्लासेस में पूरा होना था लिक्विड, वो 2 क्लासेस में पूरा हो गया। चलो, कल वाला कोटा आज ही पूरा कर दिया, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप सभी लोग मन लगा के स्टडी कीजिए। मुझे नहीं पता किस कारण से वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, क्या रीजन है उस चीज का अभी तक मुझे नहीं पता है, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे सिर्फ एग्जाम में ही बिजी है, एसआई वगैरह का एग्जाम है। मैंने सुना आज प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ है एसआई के एग्जाम के लिए। चलो देखो उस चीज का क्या मतलब रिजल्ट निकलता है। चलिए यही वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।